मतलब एक दूसरे को ही नहीं पचा पा रहे हैं। नंबर 1 नंबर 2 दोनों आपस में भिड़े हुए। ये कांग्रेस की परिपाटी है क्या? आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा, चिरमिरी की जनता और मनेंद्रगढ़ विधानसभा की जनता इस बात को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि चिरमिरी के स्थायित्व जो मुद्दा आपने उठाया था उसको खत्म कर दिया गया। सिर्फ ये 2 विधायक मिलकर खत्म कर दिए। एक वहां मनेंद्रगढ़ से घोषणा करता है, एक चिरमिरी में आधा जिला बनाने की बात करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, और रात को षड्यंत्र होता है, रातों रात आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है। व्यवसायिक नेता अब समाज सेवा के काम से दूर हटकर मेरा उद्योग, मेरा फैक्ट्री, मेरा क्रेशर, मेरा हॉस्पिटल, मेरा ट्रांसपोर्टिंग का व्यापार, मेरा ठेका, ये इशारा कहीं तो ये अगर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ अब जो लोग आ रहे हैं और पब्लिक सब समझ रहा है भैया। हम जनप्रतिनिधि को देखते हैं तो विधानसभा, मनेंद्रगढ़ विधानसभा जनप्रतिनिधि एक तरफ, भरतपुर सोनहत के जनप्रतिनिधि एक तरफ। ये मनेंद्रगढ़ विधानसभा के जनप्रतिनिधि कुछ बोलते हैं, उसका काट भरतपुर सोनहत के विधानसभा, वो भी मनेंद्रगढ़ विधानसभा में बैठ के बोलते हैं। ऐसे क्या नौबत आ गई है भाई कि आप लोग दोनों भाई एक साथ नहीं रह पा रहे हो। ये यहाँ से बोलते हैं कि हम फलाना चीज ला रहे हैं, वो मनेंद्रगढ़ में बैठ के बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं घोषणा करता हूँ ऐसा होगा। या अगर कहीं होगा भी जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं दावा कर सकता हूँ कि कोई ना कोई ठेकेदार ही दोनों के बीच में दूरी बनाने का काम किया होगा। क्योंकि अभी जो नया एमसीबी बना है उसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ ठेकेदार लोग सत्ता को हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं नहीं जानता कि दोनों के बीच में किस एंगल तक घुसे हैं। चलिए ठीक है भाई, आप भी जनप्रतिनिधि, आप भी कांग्रेस के हैं, कम से कम उस बातों को जनता के हैं को भड़काने का प्रयास मत कीजिए। लेकिन आप खड़े होके मंच से मनेंद्रगढ़ में ये कहते हैं कोई कुछ भी कहे, 15 अगस्त 26 जनवरी का झंडा तो यहीं गड़ेगा। प्रियंका जी छत्तीसगढ़ आती हैं, ये विपक्ष को पेट दर्द क्यों होता है? आपका बहुत बड़ा भरोसे का सम्मेलन हुआ बस्तर में, इसको लेकर तरह तरह की टीका टिप्पणी भी सामने आई। पूर्व क्या सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ऐसी क्या स्थिति थी कि अब आखिरी चुनाव के समय आ गए हैं तो भरोसे का सम्मेलन करने की जरूरत है, अब जनता को भरोसा दिला रहे हैं। जबकि इससे पूर्व 5 साल पहले राहुल गांधी आए थे, सबको भरोसा दिला दिए थे, तो फिर दोबारा भरोसा दिलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका जी को आने की क्या जरूरत है? मतलब ऐसी स्थिति आ गई है या भरोसा दिलाना पड़ रहा है उनको आखिरी समय में। तो वहीं शैलेंद्र नितिन द्विवेदी कहते हैं कि हमने तो माता रानी से प्रार्थना किया था कि भरोसे का सम्मेलन सफल हो जाए। मतलब क्या उनको भी लगता था कि भरोसे का सम्मेलन जो है वो भरोसे के लायक नहीं है? जो आपके चहेते हैं उनका 4-4 5-5 बार बिल का जांच तक हो चुका है। जांच होने के बाद भी मतलब एक लटकाया जा रहा है, जानबूझ के बिल नहीं देना है। हमारी सत्ता जाने के बाद कोई भी बिल ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक हम रहेंगे बिल नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह की परिपाटी चल रही है कुछ वो भी आप ही के कांग्रेस में आप ही की सत्ता है, इसके बाद ये हाल। एक छात्र नेता के रूप में राजनीति से शुरुआत, इसके बाद संगठन में बड़े बड़े दायित्वों का निर्वहन, 5 साल की महापौरी, फिर 5 साल का वनवास, कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद मिली महापौरी और कांग्रेस का दामन फिर पकड़ने के बाद मिला वनवास। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलाएंगे, लेकिन इससे पहले छोटा सा परिचय हम उनसे खुद जानना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मैं के डोमरू रेड्डी हूं और चिरमिरी में ही जन्म हुआ और पला बढ़ा, और मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई है। मेरे पिताजी कोयला खदान में एक आम श्रमिक के रूप में पूरे अपने 40 साल के नौकरी को करके लोडर के पद से रिटायर्ड हुए, और हम 4 भाई 3 बहन हैं और सब लोगों की शिक्षा दीक्षा यही हुई है। और ईश्वर के आशीर्वाद से हम सब एक सुखमय परिवार में, चिरमिरी के सुख दुख में सबको साथ में मिलकर, सबके साथ रहकर, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ईश्वर के असीम कृपा से हम सब सुखी और संपन्न हैं। चूंकि आप जब महापौर थे, उससे पहले जब आप चुनाव में आए, आपका पहला नारा था गरीब का बेटा, और आपने सीधा बस में सवारी की। मतलब कुल मिला के देखा जाए कोयले से आप जुड़े हुए थे। तो अगर कोयलांचल क्षेत्र चिरमिरी से अगर किसी बात की चर्चा होती है तो कोयले का जिक्र आना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा पहला सवाल भी कोयले से होगा। महापौर का पद छोड़ने के बाद
आपको कोयले की जो चमक थी वो इतना ज्यादा कैसे भाग कि आप अपने ही पार्टी के नेता या यूं कहे कि विधायक के विरोधी हो गए, और विरोधी भी इस कदर हुए कि सोशल मीडिया से लेके पत्राचार भी किया। आखिर आप चाहते क्या थे? देखिए, किसी भी एक सामान्य सी बात को अगर धार लगाना है तो पत्रकार साथी अगर आप जैसा रहे तो उसको धार लगाकर किस तरह चमका सकते हैं। मैंने शुरुआत में जो आपने परिचय दिया, मैं आधा आपके बात से आपको धन्यवाद करना चाहूंगा और आधे पर मेरी थोड़ी सी आपत्ति है। कांग्रेस शुरू से मैं छात्र राजनीति एनएसयूआई से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है और एनएसयूआई में पहले स्कूल इकाई में पदाधिकारी रहा, फिर ब्लॉक का अध्यक्ष रहा, फिर जिले का अध्यक्ष रहा और सौभाग्य से सोनिया जी के हाथों 2001 में मुझे सर्वश्रेष्ठ जिला अध्यक्ष का अवार्ड ये भी बात मिला। पूरा चिरमिरी को पता है। मैं जिस मुद्दे की बात किया हूँ, कोयले की बात किया हूँ। मैं आ रहा हूँ उस पे आइए। मैं आपके मुद्दे पे आ रहा हूँ। और कांग्रेस ने वनवास नहीं किया। वो उस समय जब चुनाव लड़ रहा था तो एक ऐसी परिस्थितियां कभी कभी ऐसे निर्मित हो जाती हैं, मैं अपने आप को अलग नहीं कर पाया जनता की आवाज से और चुनाव लड़ा और चुनाव में जनता ने मुझे सहयोग भी किया और मैं जनता का ताउम्र मैं आभारी रहूंगा। अब आते हैं आपके सवाल पर। चिरमिरी कोयला क्षेत्र है और कोयला क्षेत्र में कुछ चाहे अनचाहे कुछ अपराध शुरू स्टार्टिंग के समय से जितने भी कोयला क्षेत्र है वो चलता रहा है, चाहे वो धनबाद हो, चाहे वो बैरमो हो, चाहे वो अपने यहाँ हो, वासेपुर बहुत कुछ खोल दिया। लेकिन मेरी आपत्ति उस बात को लेकर है कि कोई अपराध जब संगठित अपराध बन जाए और प्रशासन के नाक के नीचे प्रशासन के संरक्षण में चले और उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सफेद पोश नेता के इशारे के बगैर और इतना ओपन रूप से सब कुछ हो। क्योंकि ये शहर हमारा है भैया। आज पद में कभी मैं था, आज दूसरे हैं, कल कोई और रहेगा। लेकिन अगर एक बार हमारे यहाँ का आम नागरिक, आम बच्चा जो अपने जीवन के युवा अवस्था की ओर अग्रसर है, उसको अगर किसी तरह से दलदल में, अपराध के दलदल में अगर ढकेल दिया गया तो वो फिर वापस नहीं आ पाएगा। तो मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि ये एक शांत जगह है। किसी जमाने में यहाँ बहुत गुटबाजी होता था, मारपीट होता था, मर्डर होते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने समझा कि ये कोई हल नहीं है। तो हम सबको मिलकर एक शांत और एक सामाजिक वातावरण को अच्छा रखा जा सके, उसके लिए हम खुद क्या उसमें योगदान दे सकते हैं, उसमें देना चाहिए। इसीलिए मेरी आपत्ति है। और हर समय केवल इसलिए नहीं कि हमारा विधायक है, कोई विधायक रहे, कोई किसी पद में रहे, अगर जहां गलत होगा तो मैं उसके लिए लड़ूंगा और पहले भी लड़ता आया हूं और आगे भी। क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है कि ठीक है दाल में नमक मिला लो, लेकिन नमक में दाल मिलाओगे तो ये नहीं। अमूमन ऐसा होता है कि जो सत्ता में रहते हैं तो विपक्ष बोलता है, जब विपक्ष सत्ता में रहता है तो उसका विपक्ष बोलता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि सत्ता में रहने वाले लोग के ही जो पार्टी के सदस्य जो भी विभिन्न दायित्वों का भी निर्वहन किए, वही अपने पार्टी के उन जनप्रतिनिधियों पे उंगली उठाते हैं जो आज यहाँ बैठे हुए जो सत्ताधारी हैं। मतलब ये कैसा, ये मैं क्या बोलूं, ये पार्टी का विघटन बोलूं या आपसी मतभेद बोलूं या फिर है क्या, ये जनता नहीं समझ पा रही आखिर इस बात को। नहीं, देखिए, जनता वोट देकर अपना एक नेता चुनती है, एक सांसद, एक विधायक, एक महापौर, एक पार्षद। जनता अपने रोजमर्रा जनता अगर नेता के बराबर समझदार रहेगा तो वो खुद चुनाव लड़ लेगा, वो फिर दूसरे नेता का जरूरत उसको नहीं रहेगा। तो मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में जो जनता के पास जो अधिकार है वोट देने का है और वो एक बार वोट देता है, अपना एक नेता चुन लेता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, क्या जवाब दें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज ज्यादातर पदों में व्यावसायिक नेता आ गए हैं। नेता अब समाज सेवा, व्यवसायिक के तात्पर्य मतलब अब ये इशारा किस ओर है? व्यवसायिक नेता अब समाज सेवा के काम से दूर हटकर मेरा उद्योग, मेरा फैक्ट्री, मेरा क्रेशर, मेरा हॉस्पिटल, मेरा ट्रांसपोर्टिंग का व्यापार, मेरा ठेका, ये इशारा कहीं। तो ये अगर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ अब जो लोग आ रहे हैं और पब्लिक सब समझ रहा है भैया, और पब्लिक
मैंने बहुत कोशिश किया है, पार्टी ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि पार्टी का काम ये नहीं है कि इलेक्टेड लीडर के पीछे आप पिछलग्गू बने। पार्टी का काम है समाज को, जनता को साथ लेकर, अपने साथियों को साथ लेकर पार्टी को संगठित रूप से हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि जहां संगठन मजबूत रहेगा, पार्टी मजबूत रहेगी, वहां हम चुनाव जीत पाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई एक आदमी पूरे संगठन को धत्ता बता दे और वो जीत कर आ जाए। तो मैं बचपन से, या यूं कहिए जब 1997 से मैंने अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत की है, तब से मैं संगठन प्रेमी रहा हूं और संगठन के कई सारे प्रशिक्षणों से निकल कर आया हूं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि संगठन के उस आधारभूत ढांचे को मैंने समझ पाया है, और उसी के मद्देनजर मैं ये जो गड़बड़ियां कभी कभी हमारे लोग भी कर जाते हैं, वास्तव में होता ये है भैया, जो विपक्षी होते हैं वो सत्ता से निकल कर वो गए हैं, उनके पास और उनके तंत्र इतने हैं, चाहे वो ठेकेदार हो, कल जो ठेकेदार किसी और के थे आज वो हमारे वाले सत्ताधीश के पास हैं, तो पब्लिक भी हंसता है, जनता भी हंसता है। तो ये नेता जो कुर्सी में बैठने के बाद वो घेरा लिया जाता है और वो फिर कठपुतली बन जाता है। तो फिर मुझे लगता है कि हमारे नेता आज जो क्षेत्रीय नेता हैं वो दिग्भ्रमित हैं, यहाँ के अधिकारियों से वो दिग्भ्रमित है, विपक्ष के साजिशों से घिर गए हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि उन साजिशों से हमारे लोगों का आंख खोला जा सके। अब वो कितना खोल पाए हैं वो उनके ऊपर है। नहीं, तो इस मुद्दे को लेके जो चीज़ आपने फेसबुक में विरोध किया या पत्राचार किया, कई बार ऊपर लेवल में भी आपने लिखा कि भाई इन पे विराम लगना चाहिए, तो एक पार्टी में है तो ये क्या आप डायरेक्ट बात नहीं हो सकती क्या? उनसे बात करके ये नहीं बताया जा सकता कि भाई आपका नाम खराब हो रहा है, पार्टी की छवि खराब हो रही है? क्योंकि आप संगठन के बारीकियों को समझते हैं, जो अभी आए वो संगठन को नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं, क्योंकि आप छात्र नेता रहे तब से संगठन को देख रहे हैं। तो आपका दायित्व तो बनता था कि इस बारे में बात किया जाए, क्योंकि आप ही के पार्टी का है, अदर कोई होता तो ये बात की बात है। फिर ऐसी नौबत क्यों नहीं आई, ऐसा कटुता क्यों? कोई कटुता नहीं है, मैंने बात किया पहले फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कई बातचीतें हमारी हुई, लेकिन ये जो गड़बड़ियां हैं, बात नहीं बनी। ये जो गड़बड़ियां हैं इसमें चूंकि अधिकारी पूरी तरह संलग्न हैं, संलिप्त हैं, तब मुझे लगा कि वासेपुर हो तो उससे पहले जब कोई 4 अपराधी मिलके या असामाजिक तत्व या उस तरह की धारणा वाले लोग इकट्ठे होने लगे, तो आपको अगर उनको अलग करना है, विघटित करना है, तो आपको एक बॉल फेंकना पड़ता है। तो मैंने इसलिए माननीय गृह मंत्री जी को स्वयं जाकर इस बात को बताया और पुलिस के आला अधिकारियों को भी पत्र लिखा। डीजीपी साहब से भी मिलने गया था, लेकिन उपलब्ध नहीं थे ऑफिस में, इसलिए भेंट नहीं हो पाया था। और मैं आज फिर कहता हूं कि गड़बड़ी जब जब होगी सीमा से बाहर, जब पैर चादर से बाहर कोई फैलाने की कोशिश करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो या कितना भी बड़ा अपने आप को सोचता हो कि मैं सत्ता को संचालित कर लूंगा धन बल से, बाहुबल से, तो मैं उसका विरोध करता रहूंगा और करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। चलिए इस पे भी और बात करेंगे हम, क्योंकि कोयला है तो कोयले की बात खत्म नहीं होगी, लेकिन इसके बाद सीधा नगर निगम की ओर रुख करते हैं जी। आपका जब चुनाव हुआ था तो महापौर को सीधे एक मतदाता वोट डाला करता था, आज पार्षद दल का नेता ही महापौर बन जाता है। परिस्थितियां कितनी बदल गई हैं आज के दौर में। अगर ठीक जैसा आपने चुनाव लड़ा था, अगर वैसा चुनाव होता तो क्या कांग्रेस की महापौर या महापौर नगर निगम में होता, और होता तो क्या ऐसी स्थिति होती? इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? बिल्कुल होता। देखिए प्रदेश में जो हमारी सरकार है, आप देखिए कि 68-59 सीटों पर विधानसभा में हम लोगों को जीत मिली थी। तो ये उन 15 सालों का जो निरंकुशता है, जो शासन में जो खामियां आ गई थी, जो भाजपा के उस समय के कार्यकर्ता जो साइकिल से चलते थे, वो जिस तरह से बोलेरो और स्कॉर्पियो मेंटेन करने लगे, तो पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो और फिर उस समय कांग्रेस का एक उम्दा घोषणा पत्र आता है, संगठित होकर सब नेता आपस में चुनाव लड़ते हैं। केंद्र की जो हमारी केंद्रीय समिति है, समिति ने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया और प्रचार समिति और तमाम सब चीजें
बहुत संगठित रूप से की गई। तो उसका परिणाम था कि हमने विधानसभा में छत्तीसगढ़ में 15 साल के एक गैप के बाद सत्ता को वापस हासिल किया। और उसके बाद जो नगर निगम चुनाव हुए तो डायरेक्ट चुनाव भी होता तो भी कांग्रेस की सरकार आती, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और इनडायरेक्ट होने के बाद ये बात तो ठीक है, कई सारे जो हम जैसे आम जनता से जुड़े नेता हैं जिनका ऊपर ज्यादा पकड़ नहीं होता है, आज भी कई सारे पार्षदों के मन में ये टीस है कि हम भी महापौर हो सकते थे। तो राजनीति है, 1000 में किसी एक को मिलेगा पद और 999 बेचारे इस उम्मीद में ही जीवन को काटते हैं। तो ये सच्चाई को भी मानना पड़ेगा। और एक बड़े पद के लिए मैं समझता हूं कि अनुभव भी चाहिए, आपके पीछे नेताओं का एक समूह भी चाहिए, अच्छे मार्गदर्शकों का भी एक समिति चाहिए। ऐसा नहीं होने से उसका खामियाजा जनता भुगतती है। नहीं, जब मुझे नहीं लगता है कि जनता के लिए ज्यादा वो है, क्योंकि एक महापौर से जो जितनी जिम्मेदारियां हैं एक महापौर को, चाहे वो डायरेक्ट चुनकर आए या इनडायरेक्ट चुनकर आए, जनता के दृष्टिकोण से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जरूर है कि जो साथी पार्षद होते हैं, जब आप और हम दोनों एक ही पद से आए हैं, तो कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि पहले वो परिपालन था कि डायरेक्ट चुनकर आता था, तो अब चूंकि इनडायरेक्ट चुनाव हो गया, अलग रुतबा होता था, लेकिन अब समकक्ष होने के बाद कोई महापौर की कुर्सी में बैठे एक पार्षद ये मन में टीस रह जाता है। लेकिन काम करने के अवसर उतने ही हैं। और मुझे लगता है कि प्रदेश में जिस तरह से चाहे वो योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हो या बजट के आवंटन की बात हो या मॉनिटरिंग की बात हो, तो मुझे लगता है कि सही चल रहा है और आने वाले दिनों में भी हमारी ज्यादा सीटें आएंगी। थोड़ा प्रदेश की बात करते हैं। अभी आपका बहुत बड़ा भरोसे का सम्मेलन हुआ बस्तर में, इसको लेकर तरह तरह की टीका टिप्पणी भी सामने आई। पूर्व क्या सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ऐसी क्या स्थिति थी कि अब आखिरी चुनाव के समय आ गए हैं तो भरोसे का सम्मेलन करने की जरूरत है, अब जनता को भरोसा दिला रहे हैं। जबकि इससे पूर्व 5 साल पहले राहुल गांधी आए थे, सबको भरोसा दिला दिए थे, तो फिर दोबारा भरोसा दिलाने की क्या जरूरत है, प्रियंका जी को आने की क्या जरूरत है। मतलब ऐसी स्थिति आ गई है या भरोसा दिलाना पड़ रहा है उनको आखिरी समय में। तो वहीं शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी कहते हैं कि हमने तो माता रानी से प्रार्थना किया था कि भरोसे का सम्मेलन सफल हो जाए। मतलब क्या उनको भी लगता था कि भरोसे का सम्मेलन जो है वो भरोसे के लायक नहीं है? किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये विपक्षी का काम है विरोध करना, क्योंकि आज जो विपक्ष है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो 14 विधायक हैं, मात्र 14 विधायक हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस के 71 विधायक हैं। तो और उसके बाद भी जो 14 एमएलए हैं भाजपा के, तो उसमें मुझे लगता है कि कभी कभी मैं विधानसभा जाता हूँ, कार्यवाही देखता हूँ, क्योंकि सीखने के अवसर जहां कहीं भी मिले तो सीखना चाहिए। तो मैं देखता हूं कि उन 14 में से कम 7-8 गुट दिखता है, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एक नेता नहीं है जो निर्णय ले सके कि हमें क्या करना चाहिए। एक कुछ और बोलते हैं, दूसरे कुछ और। तो खैर, मैं प्रदेश का नेता तो नहीं हूं, लेकिन रही बात, चूंकि प्रियंका जी की बात आपने छेड़ी है, प्रियंका जी हमारी सर्वमान्य नेता है, एक डेसिंग पर्सनालिटी है, क्वालिफाइड है। और मजेदार बात देखिए कि राहुल जी और प्रियंका जी के ऊपर, सोनिया जी के ऊपर जितने भी आक्षेप लगे, जितने भी टीका टिप्पणियां की गई, एक बात झूठा नहीं निकला। इन लोगों, ये इतने वेल क्वालिफाइड हैं, और देश चूंकि खून में, हम कहते हैं कि जो विरासत का खून है हमारे अंदर भी आता है, और भारत तो प्राचीन और परंपराओं का ही देश है। इंदिरा का पोता या पोती, राजीव का बेटा या बेटी, ये लायक नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक और करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैनेजमेंट करने की पब्लिक समझ रही है। वो आएगा, टाइम आएगा, उसका भी हम देखेंगे। एक आदमी 4080 किलोमीटर पैदल चलकर ये प्रूफ करता है कि नेता अब बदले परिस्थितियों में अब आपको बड़ी बड़ी बातें कहना या कैमरा और प्रॉम्प्टर, टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से आप काम चला लेंगे, ऐसा अब है नहीं। अब जनता के साथ, जनता के बीच, जनता के लिए आपको दौड़ना होगा, सड़क पर लड़ाई लड़नी होगी। प्रियंका जी छत्तीसगढ़ आती हैं, ये विपक्ष को पेट दर्द क्यों होता है? हमारी सरकार है प्रदेश में, हम लोग मार्गदर्शन
अपने बुजुर्गों से, अपने सीनियर से लेते रहते हैं। प्रियंका जी हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महामंत्री हैं। छत्तीसगढ़ और जिस प्रकार उनकी दादी इंदिरा गांधी जी को आदिवासियों से बहुत बेहद प्रेम था, इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री रहते बस्तर दौरा किया उन्होंने, सरगुजा दौरा किया है, और राजीव जी भी सोनहत में आए थे, आपको मालूम होगा। तो ये जो भारत है, जो प्राचीन हमारी सिस्टम है, परंपराएं हैं, आदिवासी संस्कृति है, इस देश को चाहे वनों की बात हो या इसके संरक्षण की बात हो देश की, तो अस्मिता की बात हो तो आदिवासियों का बहुत तारीफ करने के कई अवसर बनते। प्रियंका जी आती हैं, कोई भरोसा दिलाने नहीं आती हैं। जनता ने जो आज भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सरकार के प्रति जिस तरह से आशान्वित है, जिस प्रकार बिल्कुल संतुष्ट है, उस संतुष्टि को जनता की ओर से एक जो भरोसा जनता का सरकार ने जीता है, जनता ने आभार प्रदर्शन किया और उसका साक्षी बनने के लिए प्रियंका जी यहाँ आई थी। तो ये इसमें विपक्ष को क्या लेना देना है? नेता हमारी खराब कांग्रेस की है, कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस का पक्ष लेंगे भी। मैंने कहा कि पूर्व सीएम ने आरोप लगाया था कि इतना पैसा खर्चा करने की क्या आवश्यकता है, भरोसे का सम्मेलन करने की क्या जरूरत है, जबकि भरोसा आपने दिला दिया है। 5 साल आप सत्ता में है, अब चुनाव का टाइम है, चुनाव के बाद फिर भरोसा दिलाइए। आखिरी समय में सरकार का पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? भरोसे का आखिरी समय क्या है? आखिरी समय मतलब चुनाव का समय आ गया है। नहीं ये विपक्ष कहना है। अभी चुनाव को 6-8 महीने हैं, और इस तरह से देखिए विपक्ष है, और चूंकि आप डॉक्टर साहब का नाम ले रहे हैं तो बहुत बड़े नेता हैं, श्रद्धेय हैं, तो मैं सीधे मैं अपने आप को नहीं समझता हूं कि मैं उनके लिए कुछ कहूं, लेकिन मैं यही कहूंगा, सरकारें लोकतंत्र में जनता के बीच में जनता को शामिल करके सरकार चलाना है। हम सभा करेंगे तो जनता और नेता के बीच संवाद होगा। प्रियंका जी वहां आई, बस्तर के कॉफी को समझ पाई। प्रियंका जी वहां आई तो वहां जो बांस की कलाकृतियां हैं उसको देखी, मूर्ति के कलाकृतियों को देखी। बस्तर का आदिवासी, क्योंकि आप तो लोकसभा में भी अब बोलने नहीं दिया जा रहा है, राज्यसभा में भी नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो आखिर बोलेगा कहां? तो कांग्रेस ने यह तय किया है कि अब हम हर गली को, हर नुक्कड़ को, हर चौक को, हर शहर को, हर गांव को हम संसद बना देंगे और वहां जाके जनता से संवाद स्थापित करेंगे। वो बस्तर जहां कुछ वर्षों पहले दिल्ली का नेता आना नहीं चाहता था या यहाँ की सरकार अनुमति नहीं देती थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आज बाई रोड भाजपा के प्रभारी जी 2 बार 3 बार जाके आ गए। ये यही इसी 5 साल में हुआ है। इसी 5 साल में हुआ, इससे पहले नहीं हो रहा था। मैं 72 सीआरपीएफ के जवान कब ब्लास्ट में मारे गए आप बताइए? कांग्रेस की एक पूरी टीम, 25 से ज्यादा हमारे बड़े नेता एक इंसिडेंट में मारे जाते हैं उसी बस्तर। तो कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगता है कि कांग्रेस के ही बड़े लीडर ने पूरा षड्यंत्र करके। ये अलग बात है कि वो बात सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आरोप तो जांच कौन करेगा? देखिए जांच आज भी हो सकता था। करिए, उनको करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच की जो कमेटी बनी है उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा, वो जांच सही दिशा में नहीं जा रहा। हम लोग तो बार बार मांग करते हैं, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी के सुपुत्र आज मंत्री हैं, उन्होंने भी बार बार मांग किया है कि झीरम घाटी का जांच होना चाहिए। तो ये मुद्दा नहीं, मुद्दा देखिए राजनीति में हम अगर कोई विषय को तर्क को कुतर्क में बदलेंगे तो उसका परिणाम नहीं आएगा। लेकिन आपने एक सवाल किया कि बस्तर, मैं ये बोल रहा हूं जो भरोसा आज बस्तर के लोगों के प्रति है, कितने सारे माओवादी, कल ही मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक एसपी हमारे पल्लव साहब, तो उन्होंने जी, तो उनका कल मैं इंटरव्यू देख रहा था एक चैनल में, तो वो बता रहे थे कि दंतेवाड़े में था तो हम लोगों ने किस तरह से पहल किया, कैसे योजनाएं चलाए, मितानिन को, आंगनबाड़ी को, और नीचे गांव तक में जाकर यहाँ तक कि जो आइडेंटिफाइड लोग थे, जो छोटे नक्सली थे, तो उनसे बात किया, उनके घर वालों से बात किया, उनको सरेंडर कराया। ये बहुत सारे स्कीम है भैया। और ये बात अगर कहीं कुछ खामी होता तो आपको लगता है कि विधानसभा में जहां पूर्व मुख्यमंत्री सदस्य हैं, विधायक हैं, ब्रिजमोहन जी जैसे बड़े नेता, अजय चंद्राकर जी जैसे बड़े नेता, नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले थे अभी बदले हैं, अपने धर्मलाल कौशिक जी, इतने सारे पुराने लोगों के रहते अगर ये बात का चर्चा नहीं हो रहा है तो इसका तो स्पष्ट है कि सरकार हमारी, भूपेश बघेल जी की सरकार अच्छा काम कर रही है। और चरणदास महंत जी स्पीकर के आंसदी से
इस छत्तीसगढ़ के लोकतांत्रिक परंपरा को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं और विपक्ष को भी एक पालनकर्ता के रूप में बराबर अवसर दे रहे हैं। तो प्रियंका जी का जो दौरा था वो छत्तीसगढ़ के अस्मिता को, छत्तीसगढ़ के आम लोगों को एक बड़े नेता के साथ जोड़ने का काम है। कितने सारे हमारे बस्तर के साथी हैं जो प्रियंका जी से मिलकर बहुत खुश हैं, उत्साहित है और कांग्रेस के लिए आगे भी काम करेंगे। और ये किसी भी सरकार के लिए, जब हमारी सरकार होती है तो हम जनता को कब बताएंगे? केवल मन की बात, केवल एक तरफा बात करके ऐसे नहीं होता है। लोकतंत्र में दोनों तरफ का डायलॉग होता है। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। केवल आप सवाल ही पूछते रहेंगे तो ये कैसा इंटरव्यू होगा, या मैं एक तरफा बोलता ही रहूं तो ये कैसा इंटरव्यू होगा। तो आज परिस्थितियां बदली हैं। आप केवल मीडिया को मैनेज करके, आप केवल नेताओं को पैसे दे के या विपक्ष के कुछ नेताओं को शामिल करके अगर चाह लेंगे कि खैर कुछ भी हो, घूम फिर के बात आता है कि मीडिया मैनेज, मीडिया की बात आ ही जाती है। खैर छोड़िए उसको, उतना लंबा हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। अब हम सीधे आते हैं नगर निगम में। जब जब आपका विरोध का स्वर फूटा है यहाँ नगर निगम के किसी भी व्यवस्थाओं को लेकर, चूंकि ऐसा महापौर आपने रहा है तो आप जानते हैं कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से यहाँ का विकास किस तरह से होना चाहिए। इसको लेकर जब भी आप प्रखर हुए हैं, जब भी आपने अपना मुंह खोला है, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो शुभचिंतक हैं, जो आपके हमदर्द रहे हैं, जो आपके साथ रहे, उनको नुकसान पहुंचा है। आज ऐसे नगर निगम में 5 से 7 लोग हैं जिनका लाखों का बिल अटका हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वो आपके साथ में थे, और आज 5 साल होने जा रहा है उनका पैसा पड़ा हुआ। क्यों? क्या मानते हैं आप, दुश्मनी इस हद तक होनी चाहिए क्या? अब ये सवाल तो उनसे आपको पूछना चाहिए, लेकिन चलिए आपने पूछा है। मैंने कहा कि गड़बड़ी जहां भी होगी, अगर मेरा भाई भी गड़बड़ करेगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। क्योंकि आज सरकार नगर निगम में हमारी है, कांग्रेस की महापौर हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस की सभापति हैं और नगर निगम में हमारा बहुमत है। ऐसे टाइम में अगर हम काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे टाइम में अगर हम जनता को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसे टाइम में हम जो नगर निगम के मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का जो जिम्मा है उस जिम्मा को नहीं निभा पाएंगे तो कब निभाएंगे? केवल 4 अधिकारियों के चमचई में नेता अगर मशगूल हैं अपने एसी कमरों में बैठकर या एसी गाड़ियों में बैठकर, तो ये नहीं चलेगा। कौन समझाएगा? हम संगठन के लोग हैं। समझाएगा कौन फिर आखिर? हम समझाएंगे। अभी आवेदन दे रहे हैं, निवेदन। 6 महीने तो बचा है, 4.5 साल बीत गए। 4.5 साल में नहीं समझ पाए तो 6 महीने में कैसे समझेंगे? कुछ जनता का 5 साल तो बर्बाद हो गया। एक जो नहीं काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा गड़बड़ है, कहीं कहीं गड़बड़ होता है। और देखिए राजनीति है, कोई मंदिर में घंटी बजाने तो आया नहीं है, यहाँ राजनीति है तो उनको कुछ लगता होगा, कुछ कुछ होते रहता है। मैं भी सुनता हूँ और मैं मजे लेता हूँ, क्योंकि मैं तो निर्दलीय महापौर था और मेरे पास नगर निगम में बहुमत भी नहीं था, लेकिन बावजूद उसके सामान्य सभा हमारा 5 घंटा 6 घंटा 8-8 घंटा तक सामान्य सभा चला है। तो मैंने कोशिश किया कि यहाँ के राजनीति को हम निखार सकें। जो नए आने वाले लोग हैं, पार्षद साथी हैं, उनमें राजनीति के गुण डेवलप हो सके और इस शहर के विकास के लिए जो हमारा आयाम है, जो हमारा दिल और दिमाग है, उसको हम विस्तृत कर सकें। तो भरपूर चर्चा हम करते थे, लेकिन आज आधा घंटा पौन घंटा में सामान्य सभा खत्म हो जाता है। तो खैर मुझे नहीं कुछ कहना है। ये तो अच्छी बात है कि सारे लोग सहमत हैं। इसको दूसरे रूप से ये भी तो देखा जा सकता है। ठीक है, सभी लोगों को स्वीकार है जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना उसमें, वो विपक्ष को संतुष्टि है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे समय के, चाहे वो विद्युत सौदा मशीन हो, चाहे बस्तर आर्ट के लिए जो कुछ चौक चौराहों में हमने एक नया कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया, या नगर निगम में एम्बुलेंस चलाने की बात हो, 100 वाहन खरीदने की बात हो, यहाँ के लोगों के, यहाँ के प्रेस वालों के लिए प्रेस भवन देने की बात हो, इस प्रेस भवन से आ रहा है। इस तरह के पहले बहुत बहुत बधाई इसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले प्रेस के आदमी है जो आपने बधाई दिया। नहीं, इस बात को बकायदा सभी पत्रकारों ने, जब प्रेस भवन का उद्घाटन हो रहा था, सबने आपको याद किया कि ये आपकी देन है। इसके लिए उन सभी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। तो इस तरह के जो योजनाएं थे, जिसके लिए हमने लिंक से हटकर कुछ काम करने के लिए बहुत मेहनत लगता है, तो ये कुछ कामों को हमने किया है। आज विद्युत सौदा मशीन क्यों नहीं चला?
तो ये राजनीतिक प्रतिशोध का जो बात है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें, और जो भी ये इस तरह के लोग हैं, क्योंकि महापौर बहुत अच्छी हैं हमारे विधायक भी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके अगल बगल के जो लोग हैं वो कुछ दिग्भ्रमित करते होंगे। तो खैर ये उनका मामला है, लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि मेरे साथियों के बिल रोके जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं कानूनी कार्यवाही के लिए भी बातचीत चल रहा है और काम जो जानकारियां सामने आ रही हैं कि जो आपके चहेते हैं उनका 4-4 5-5 बार बिल का जांच तक हो चुका है। जांच होने के बाद भी मतलब एक लटकाया जा रहा है जानबूझ के कि बिल नहीं देना है। हमारी सत्ता जाने के बाद कोई भी बिल ले ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक हम रहेंगे बिल नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह की परपाटी चल रही है कुछ तो भी आप ही के कांग्रेस में आप ही की सत्ता है, इसके बाद ये हाल है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। अब देखिए इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरे साथी हैं और कुछ साथी ने इसी डर से पाला भी बदल लिया है, तो राजनीति में ये सब चलता है। और मैं उन साथियों का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं जो विपरीत परिस्थितियों में भी बेचारे अपना जो मूलधन लगाकर काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, बार बार के जांच में भी कुछ कमी पाया नहीं जा पा रहा है, खोजा नहीं जा पा रहा है, उसके बावजूद भी वो लोग मेरे साथ टिके हैं। तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आगे मैं आज तक तो अभी तक उनके साथ हर टाइप से हूं ही, आगे भी उनके साथ रहूंगा और ईश्वर चाहा तो मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। 6 महीना के बाद चुनाव होने हैं, क्या हम माने कि आप आने वाले महापौर के लिए तैयारी करेंगे या विधानसभा के लिए तैयारी करेंगे? चूंकि कहीं ना कहीं जितने समय से राजनीति कर रहे हैं आपका भी एक अधिकार बनता है कि आप भी दावेदारी करें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि जो सीटिंग एमएलए होता है, कांग्रेस की परिपाटी रही है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपका नाम आगे बढ़ाना कि भाई मैं भी दावेदार हूं, वहां से अगर टिकट नहीं मिलता है और कांग्रेस चुनाव लड़ती है, क्योंकि किसी न किसी को टिकट तो मिलेगा, कांग्रेस चुनाव लड़ती है और ईश्वर न करे ऐसा हो, अगर कहीं कांग्रेस हार जाती है तो उसका पूरा ठीकरा कहीं ना कहीं आपके ऊपर फूटेगा। ये कहा जाएगा कि बैकडोर से आपने विरोध किया है। ये कैसे संतुष्ट करेंगे अपने बड़े नेताओं को आप? ये तो देखिए, ये मतलब बहुत हास्यास्पद भी है और ये केवल कोप कल्पित सवाल है। कोप कल्पित नहीं, ये आने वाला फ्यूचर का सवाल है। नहीं ठीक है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। संगठन तय करता है कि चुनाव कौन लड़ेगा। आज मैं कोरिया जिले के जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूं और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे नेताओं का कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा है। अभी हम एमसीवी जिला अलग हुआ है, यहाँ का अलग संगठन का भी अभी गठन होना है और कोई एक अध्यक्ष होगा, फिर उसकी एक कमेटी होगी, वो काम करेगा। चुनाव अभी 6 महीने में है। अगर अब वो प्रदेश का नेतृत्व और हमारा केंद्रीय चुनाव संचालन समिति ये तय करेगा कि कहाँ पे कौन लड़ेगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और अब बहुत सारे लोग भी जानते हैं कि सर्वे होता है। तो सर्वे हो भी गया है, 2-4 सर्वे जैसा सुनने में आता है, कुछ कुछ बातें आप ज्यादा और बेहतर जानते होंगे। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं वो लोग देखेंगे। टिकट जिसको भी मिलेगा हम सब मिलकर उसके लिए काम करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और मेरा भी सवाल वही है कि आप तो देखेंगे, आप उन पूरा साथ देंगे, सारा चीज देंगे, लेकिन अगर कहीं हार जाती है कांग्रेस तो ठीकरा फूटना ही है आपके ऊपर, फिर आप अपने नेताओं को कैसे संतुष्ट करेंगे? मेरा सवाल ये है। वो परिस्थिति आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे ऊपर आएगा? क्योंकि मैं संगठन के एक प्रमुख जिम्मेदार के पद पर हूं और जो कुछ भी हम करेंगे, जो भी प्रत्याशी रहेगा उसके साथ मिलकर करेंगे। ऐसा क्यों लगता है कि मेरे ऊपर आएगा? क्या ऐसा है क्या कि कुछ लोगों ने अभी से प्लानिंग कर लिया है कि इसको बलि का बकरा बनाना है? 5 साल का जो दौर चला है, नहीं ये दौर कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि आने वाले समय में अगर कुछ अच्छा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कभी सवाल नहीं खड़े होते, लेकिन कुछ गलत होता है तो ठीकरा तो उसी के ऊपर फूटेगा ना, जो लंबे समय से जिसका छत्र छाया सामने दिखाई दे रहा है। आपका सवाल मैं समझ रहा हूं और सही भी है, क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है। जब अच्छा होता है तो कहीं और रहता है, जब गड़बड़ होता है तो मेरे तरफ कर दिया जाता है। अब तो मुझे मजा भी आने लगा है, क्योंकि कुछ तो है, कुछ दे तो रहे हैं, वो तिरस्कार दें, ईर्ष्या करें,
मेरे साथियों को प्रताड़ित करें। अब मैं मनोबल मेरा इतना मजबूत हो गया है कि अब मुझे मजा आता है। अब मुझे लगता है कि कोई कुछ गड़बड़ नहीं करता है तो मुझे लगता है कि अच्छा मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, लगता है हम जिंदा हैं, इस बात का एहसास भी होते रहना चाहिए। और समाज में हमारे कर्म तय करते हैं कि हमारी मृत्यु कैसे रहेगी। तो मैं उस सिद्धांत को मानता हूं। आज कौन किस तरह की बातें, छद्म बातें करता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है, जिस प्रकार से विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, ठीक है, अधिकारी, मैंने जो भी विरोध किया भाई साहब, यहां नगर निगम के अधिकारियों की जो लापरवाही है उनके खिलाफ किया, पुलिस के खिलाफ, मतलब अधिकारी काम, नेता अनुशंसा करता है, योजना बनाता है, प्रस्ताव पारित करता है, लेकिन उसको नियमबद्ध तरीके से, कौन सा काम नियम में है, कौन सा नहीं है, कौन सा कर सकते हैं, कौन सा करने से आगे जाके हम फंस सकते हैं, ये बात नेता को कौन बताएगा? अधिकारी बताएगा। तो ऐसे ऐसे नालायक अधिकारी आज हमारे यहाँ हैं कि वो नेता को और उल्टा और चार भी, तो उसके पीछे कारण है ना, आप ही के प्रदेश के सत्ताधारी लोग ऐसे लोगों को भेजते हैं कि हम जैसे घुमाए कान पकड़ के वैसा घूमे। इसीलिए तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ आईएएस रैंक के आए हैं, उनको यहाँ रहने नहीं दिया गया क्योंकि वो आपके हिसाब से चल नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको रोका नहीं गया कि भैया आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो, हमको ऐसा आदमी चाहिए जैसा हम चाहते हैं। नहीं, देखिए, ये आपका प्रेस के लैंग्वेज से आपका बात ठीक है, आप जिस एंगल से बात कर रहे हैं, लेकिन चिरमिरी एक छोटा नगर निगम है, तो यहाँ आईएएस कमिश्नर को बैठा पाना संभव नहीं है। रायपुर में आईएएस हैं, बिलासपुर और राजनांदगांव, दुर्ग में भी कई बार आईएएस तेज तर्रार कह सकते हैं। चलिए ठीक है, आईएएस को हम छोड़ देते हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, अधिकारी तो वो जो भी आज अधिकारी हैं वो परीक्षा दे के उस पद के लायक आए हैं। अगर वो सही काम नहीं कर पा रहे हैं, बताएगा कौन? राज्य की सरकार को। उनको क्या पता? उनके आंख कान कौन है? हम हैं, यहाँ के और इलेक्टेड लीडर्स हैं और हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो मैंने यही कोशिश किया है कि जो गड़बड़ है, इतना गड़बड़ 2020 जहां लिखा है, वो 20 के जीरो को मिटा के 1 लिख के 2021 बना लिया जाता है। 2020 का भी बिल पार, 21 का भी पार, अब फिर उतना में भी पेट नहीं भरता है तो 2021 के एक को मिटा के फिर 2 लिख के 2022 का भी बिल लेते हैं। इसका विरोध नहीं करिएगा तो क्या करिएगा? क्योंकि भैया चिरमिरी में आज जो हम समस्या से जूझ रहे हैं, हमारे यहाँ राजस्व की कमी है, उसके बाद भी बहुत सारे व्यवस्थाओं को हमको चलाना होता है। मैं 5 साल महापौर रहा हूं, किस तरह से हमने बजट को व्यवस्थित किया, कैसे हम काम किए। मेरे पास विधायक भी नहीं थे सपोर्टेड, हम सांसद भी नहीं थे सपोर्टेड, लेकिन बावजूद उसके हमने काम किया है। तो मुझे पता है और मैं ये चाहता हूं कि कल के दिन हमारे नेताओं पे कोई ब्लेम मत आए। समय रहते मैंने आगाह किया है, उनको अगर बचना होगा, अगर उन्होंने गड़बड़ नहीं किया है तो वो ठीक कर लें, और अगर गड़बड़ है तो वो अधिकारियों को दंडित करें। इतना ही से तो मेरा बात है कि भैया कल के दिन अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठता है तो उसका दर्द मुझे भी होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि समय रहते मैं उनको बचा ले जाऊं, समय रहते, क्योंकि अगर किसी कांग्रेस के किसी नेता के ऊपर कोई आरोप लगता, मैं 5 साल रहा भैया, कितना विरोध, कितना आंदोलन हुआ, क्यों? क्योंकि उस तरह से आप काम करिए ना कि कोई संगठन अगर कुछ बात कर रहा है तो उससे बात करिए, वो क्या चाहता है उसके समस्या का निराकरण करिए। खैर देखिए, सत्ता में जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं तो छीटा पड़ता ही है। आप भी रहे थे तब भी बहुत सारी बातें उठी कि आप किसी से बात नहीं करते हैं, आप इसमें किसी को जैसे पहले बिहेव करते थे अब उसमें अंतर आ गया। ये होता है चूंकि आम आदमी जब रहता है, जब किसी कारोबार को संभालता है तो बहुत सारे दायित्व तो सामने आते हैं। हो सकता है कभी कभी झुठलाट हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि उसमें गलत। यहाँ आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा क्योंकि आपका महत्वपूर्ण चैनल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे लोगों को चुनौती देता हूं कि जिन्होंने भी ये बात को फैलाया, क्योंकि ये उस समय मैं विधानसभा चुनाव न लड़ूं करके कुछ लोगों के एक समूह था और उन्होंने इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया और वो माहौल रन कर गया। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने किससे उस तरह का बात किया। कौन ऐसा है जो ऑफिस आया है और बिना पानी चाय पिए निकला है? कौन ऐसा है जो संतुष्ट नहीं हुआ है? अगले 6 महीने तक उन सबको मैं चुनौती देता हूं कि उन 6 महीने तक एक आदमी मेरे सामने खड़ा कर दे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भैया। हाँ, एक जगह बस मैं बोला था, वो क्या बोला था मुझे पता और वो बात भी पता है। क्यों? क्योंकि जब बिजली नहीं था हमारे यहाँ, बिजली कट गया था, ट्रांसफार्मर उड़ गया था,
पानी सप्लाई नहीं हो पाया था, और हम बार बार प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कह रहे थे कि पानी अगले 3-4 दिन तक नहीं चल पाएगा, और हम अपने काम में जुट गए थे पीएचई के साथ मिलकर। उस समय एक व्यक्ति बार बार फोन करते थे, कहीं से भी पानी दे दो, कहीं से भी दे दो। तो मैं उनको बोल दिया था कि जब ट्रांसफार्मर भी खराब है भैया तो कहां से दे दें, तो हो जाता है। लेकिन उसके अलावा बाकी जो बातें उड़ी, मिसबिहेव किया, घमंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतना भ्रष्टाचार कर दिया। आज 3.5 साल हो गया महापौरी से हटे, जांच कर ले। अब बहुत सारे इंटरनल कुछ कुछ हुआ भी, भाई लोग को कुछ मिला नहीं। तो काम ऐसा करना है भैया कि 8 घंटा मस्त सोएं, आपको ये डर न रहे कि रात को पुलिस आके उठा न ले जाए। राजनीति ऐसा करना। और सवाल अपना वो है, जिस प्रकार हमारी सरकार काम कर रही है, हमारा ही विधायक, कांग्रेस का ही विधायक जीत कर आएगा, और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ, मतलब 75+ का नारा हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुझे लगता है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ और मुख्यमंत्री जी के उस टारगेट को पूरा करते हुए इस प्रदेश में सरकार बना पाने में सफल होंगे। चलिए, ये तो वक्त बताएगा। आगे हम थोड़ा विधानसभा स्तर में आते हैं। मनेनगढ़ विधानसभा, भरतपुर सोनहत विधानसभा, नंबर 1, नंबर 2। चिरमिरी में हम देखते हैं कि जो कांग्रेस के लीडर हैं, संगठन लीडर अलग अलग, इसी में हम जनप्रतिनिधि को देखते हैं। तो विधानसभा, मनेनगढ़ विधानसभा की जनप्रतिनिधि एक तरफ, भरतपुर सोनहत के जनप्रतिनिधि एक तरफ। ये मनेनगढ़ विधानसभा के जनप्रतिनिधि कुछ बोलते हैं, उसका काट भरतपुर सोनहत के विधानसभा, वो भी मनेनगढ़ विधानसभा में बैठ के बोलते हैं। ऐसे क्या नौबत आ गई है भाई कि आप लोग दोनों भाई एक साथ नहीं रह पा रहे हो। ये यहाँ से बोलते हैं कि हम फलाना चीज ला रहे हैं, वो मनेनगढ़ में बैठ के बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं घोषणा करता हूँ ऐसा होगा। मतलब एक दूसरे को ही नहीं पचा पा रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 दोनों आपस में भिड़े हुए। ये कांग्रेस की परिपाटी है क्या? आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा। चिरमिरी की जनता और मनेनगढ़ विधानसभा की जनता इस बात को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि चिरमिरी के स्थायित्व का जो मुद्दा आपने उठाया था उसको खत्म कर दिया गया। सिर्फ ये 2 विधायक मिलकर खत्म कर दिए। एक वहां मनेनगढ़ से घोषणा करता है, एक चिरमिरी में आधा जिला बनाने की बात करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, और रात को षड्यंत्र होता है, रातों रात आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है। ये है कांग्रेस। आप बताइए। देखिए आपने एक साथ 3 सवाल किया, और तीनों अपने अपने जगह पे बहुत सारगर्भित है और बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों में लड़ाई इसको नहीं बोलेंगे, दोनों विधायकों का अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिलाने के लिए, आम आदमी की भाषा में हम इसको लड़ाई ही कह सकते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि हाथापाई नहीं होगा। अगर सीधा सीधा एक दूसरे के बात को काटा जाए तो इसको लड़ाई का ही रूप देखा जाएगा। नहीं, मैं आ रहा हूं, आपके विषय पे आ रहा हूं। तो मैं उसको इस नजर से भी देखा जा सकता है इसी बात को, कि अपने अपने विधानसभा को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिलाने के लिए संघर्ष है। और उस एक विधायक के रूप में हमारे डॉक्टर विनय जायसवाल की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने विधानसभा को मजबूत करें, और गुलाब कमरो जी के विधानसभा के लिए गुलाब कमरो जी की यह महती जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र के लिए करें। कोई भी बजट आता है या विधानसभा में कोई भी प्रपोजल आता है, तो हर विधायक चाहता है कि सबसे ज्यादा लाभ इस योजना का मेरे विधानसभा को मिले। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ है। हाँ, एक मनुष्य के रूप में कभी राजनीति है, जैसा मैंने पहले कहा कि कोई घंटी बजाने नहीं आता है। राजनीति है तो प्रतिस्पर्धा हो ही जाती है, और अगर कहीं कुछ है तो पार्टी फोरम में बराबर बैठक वैठक होता है और बातचीत होते रहता है। और विधायक जहां तक बात है तो विधायक दल का बैठक होता है, तो मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष उसको देखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों में इस तरह का कोई संघर्ष है, या अगर कहीं होगा भी जो मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो मैं दावा कर सकता हूं कि कोई ना कोई ठेकेदार ही दोनों के बीच में दूरी बनाने का काम किया होगा। क्योंकि अभी जो नया एमसीबी बना है तो उसमें मैं देख रहा हूं कि कुछ ठेकेदार लोग सत्ता को हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं नहीं जानता कि दोनों के बीच में किस एंगल तक घुसे हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसा है तो मैं कोशिश करूंगा कि ये बात और सीनियर लोगों तक ये पहुंचाया जा सके। मेरा सवाल एमसीबी बनने से पहले की बात है। मैं पूरा चीज जो कह रहा हूं कि चिरमिरी में एक आंदोलन चला, चिरमिरी जिला बनाओ संघर्ष समिति। चिरमिरी के युवा साथी वो काम किए जो आज तक चिरमिरी के इतिहास में नहीं हुआ। यहां से पैदल रायपुर तक गए,
और रायपुर जाने के बाद स्थिति ये होता है कि पानी के लिए पैसा मांग लिया जाता है, जिस चीज के लिए गए हैं वो तो काम ही नहीं होता है। चलिए ये इन सब बातों को छोड़ दीजिए। मेरा कहना ये है कि अगर आप विधायक हैं तो अपने विधानसभा के लिए सोचेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे मनगढ़ विधायक जी सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, भरतपुर सोनात के विधायक कमरो जी सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने विधानसभा के लिए सोचे तब तो अच्छी बात है। लेकिन अपने विधानसभा के लिए ना सोच के आप दूसरे विधानसभा में खड़ा होकर दूसरे विधानसभा की बुराई करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? मनेनगढ़ विधानसभा में खड़े होकर गुलाब कमरो जी बोलते हैं कि मनेनगढ़ वासियों के लिए ये सौगात मिलने वाला है। आप मनेनगढ़ को क्यों बता रहे हो भाई? आपका भरतपुर सोनात विधानसभा, वहां के लिए आप बात करो ना। क्यों बरगलाते हो आप? क्यों इनका जनाधार, हमारे विधायक का जनाधार खत्म कर रहे हो आप? क्या साबित करना चाहते हो आप? नहीं, देखिए ये थोड़े समय के लिए मुझे लगा कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति से बात कर रहा हूं क्या, लेकिन जो ये आपका सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब तो वो दोनों विधायक ही दे सकते हैं। लेकिन मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ, हाँ ये जरूर है कि जो हमारे यहाँ एक आंदोलन हुआ और काफी मतलब वो जनता का आंदोलन हो गया था, लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। कई जगह घूमते फिरते महिलाएं माताएं बोलती थी कि इसमें तुम लोग साथ देना, तो मैं महसूस किया कि ये जन आंदोलन हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं दिशा से भटका, तो अब वो मंच वाले जाने और वो विधायक जाने, मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि दोनों में कोई द्वेष नहीं है, दोनों विधायकों में, और बराबर मिलकर भूपेश बघेल जी के सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं और इस जिले को एक नया आयाम देने का कोशिश जारी है। कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये आगे देखेंगे। लेकिन ये जो सत्ता का संघर्ष है, ये संघर्ष कभी कभी दिखता है, क्योंकि राजनीति में बहुत समय ऐसा होता है कि बोला कुछ और जाता है, होता कुछ है और करता कुछ और है। तो इसलिए ये दोनों हो सकता है कि कुछ ऐसा कर रहे हो, और मैं जितना समझ पाया हूं दोनों अपने अपने जगह पे अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में बिल्कुल सफल हैं। और जब भी आदमी कुछ बनता है तो वो अपना एक धारणा तय करता है कि मैं विधायक बनूंगा, फिर मंत्री बनूंगा, फिर ये करूंगा वो करूंगा। तो मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने उद्देश्यों को भरपूर पूरा कर रहे हैं। नहीं, आप इसको थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए कि आप कांग्रेस के लीडर हैं, ठीक है। आप खुद इस बात को देखिए कि आपका विधानसभा क्षेत्र कहीं और है, आप खड़े हैं कहाँ? मनेनगढ़ विधानसभा में, और मनेनगढ़ वासियों को आप संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, और वो संतुष्टि के कारण एक पूरा विधानसभा नाराज होता है। और जब भी आपसे बात किया जाता है तो आप कहते हैं ये तो मेरा विधानसभा नहीं है। तो फिर मनेनगढ़ में खड़े होके आप मनेनगढ़ की बात क्यों करते हैं? कहने का मतलब है आपको मनेनगढ़ से क्या आसान्वित है, क्यों है? आप या तो फिर विधानसभा चुनाव लड़ लीजिए और पूरा मनेनगढ़ के बारे में बात कीजिए, या तो फिर आप कम से कम जनप्रतिनिधि होने के बाद एक नेता के रूप में मनेनगढ़ की बात कीजिए। समझ में आता है आपका जो क्षेत्र ही नहीं है, अब टीआई यहाँ के हैं और जाके बैकुंठपुर में किसी को पकड़ेंगे, तो ये गलत बात है कि नहीं है? देखिए, ये उलझन भरा सवाल है, और मैंने अभी तक जो आपको इंटरव्यू दिया और जो अपना पक्ष रखा है, आपने महसूस किया होगा कि साफ गोई के साथ और जिम्मेदारी के साथ मैंने अपनी बात को कहा है। चूंकि अब ये एक दूसरे विधायक जी के बारे में बात है, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी करूं ये मुझे नहीं लगता कि उचित रहेगा। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं आपके बात से, मनेनगढ़ से लगा हुआ उनका भी क्षेत्र है। जो ये हमारा दोनों विधानसभा है, भाई नगर निगम साजा पहाड़ के आगे नगर निगम सीमा को आप पार करते हैं तो भरतपुर विधानसभा लग जाता है, और फिर आप मनेनगढ़ में जब एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, इसमें मुझे कुछ चीजें याद आ गई। इसको लेके जब जिला मुख्यालय बनने की बात थी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, चाहे जो भी प्रस्ताव गए होंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, चरदास मोहन जी ने कहा था कि भाई साजा पहाड़ सेंटर क्षेत्र में बनाया जाएगा, दोनों के बराबरी का होगा। सुनिएगा, यहाँ तक कि ये भी बात आया था 7 किलोमीटर 70 किलोमीटर, ये सब सारी चीजें एक तरफ कर दीजिए। चलिए ठीक है भाई, आप भी जनप्रतिनिधि, आप भी कांग्रेस के हैं, तो कम से कम उस बातों को जनता के को भड़काने का प्रयास मत कीजिए। लेकिन आप खड़े होके मंच से मनेनगढ़ में ये कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, 15 अगस्त 26 जनवरी का झंडा तो यहीं गड़ेगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आप कम से कम दिग्भ्रमित मत कीजिए ना, जो होना है वो तो होगा ही, जो प्रस्ताव है, जो शासन कर रही है वो तो होगा ही। लेकिन आप एक तरफ से
कुछ लोगों को अपने पास कर रहे हैं और कुछ को एकदम विरोधाभास स्थिति निर्मित कर रहे हैं। इससे एक नेता की छवि भी तो खराब हो रही है आखिर कहीं ना कहीं। सिर्फ मेरा कहना ये था, बाकी जो जैसा हो रहा है वो तो चलता रहेगा। आपका जो कहना है उसके मूल अर्थ को मैं समझ पा रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे ये विनती करता हूं कि ये दो विधायकों की लड़ाई है और मैं स्पष्ट रूप से चैनल में ये स्वीकार करते हुए कि दोनों विधायकों के बीच की बात है, उसमें मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझ पा रहा हूं आज के परिस्थिति में। लेकिन मैं ये आपको बोल सकता हूं कि आपस में कोई द्वेष नहीं है, पार्टी लाइन में दोनों काम कर रहे हैं। और चूंकि जो हमारा ये भौगोलिक बनावट है, जैसा मैंने कहा कि मनेंद्रगढ़ विधानसभा के चिरमिरी नगर निगम सीमा से आप बाहर जाएंगे, साजापाड़ के आगे भरतपुर सोनाथ विधानसभा चालू होता है और फिर चैनपुर जैसी आप मनेंद्रगढ़ के एनएच में जाते हैं, चैनपुर वो भरतपुर में आता है और मनेंद्रगढ़ नगर पालिका बिल्कुल टच करता है चैनपुर से। तो इसलिए आना जाना मनेंद्रगढ़ गुलाब भाई का भी बराबर बना है। वो वहां कोई बात होगा, कोई कुछ पूछा होगा तो बोल दिए होंगे, लेकिन हर नेता चाहता है कि मेरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम हो और उसके लिए हमने भी लड़ा है। मैं तो विपक्ष के सरकार में विपक्षी नेताओं से लड़कर 1159 लोगों को हमने पट्टा दिलाने का काम किया है। तो अपने अपने क्षेत्र के लिए ये लड़ाई है और मुझे लगता है कि एक नेता को इतना संघर्षशील और लड़ाकू तो होना ही चाहिए कि वो अपनी बात को बखूबी सदन के पटल पर रख सके, अधिकारियों के टेबल में रख सके। अगर कोई नेता नहीं रख पा रहा है तो ये उसकी अकर्मण्यता है, अक्षमता है और ऐसे नेता को पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने जो स्थायित्व का बीड़ा उठाया था, आपके जाने के बाद इन 5 सालों में किस हद तक पूरा होना या कहां तक पहुंचना है आप मानते हैं कि कहां तक पहुंचा है या उसमें कोई काम नहीं हुआ है? देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने तो 2019 के जून 2019, कंफर्म नहीं हूं डेट, या मुझे लगता है कि 2 जून 2019 वर्ष तो पक्का है, अंबिकापुर में सरगुजा विकास प्राधिकरण की जब बैठक हो रही थी तो जो पुराने मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय था, जो निर्देश था, उसी को भूपेश बघेल साहब ने भी कंटिन्यू किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोयला खदान के जो अनुपयोगी जमीन है, जहां से कोयला का उत्पादन हो चुका है, उन जमीनों को राज्य सरकार को वापस देने की प्रक्रिया चालू की जाए। मेरे पास उसके पत्र हैं, क्योंकि मेरे महापौर से कार्यकाल के समाप्ति के बाद इन 3.5 सालों में और उसके पहले भी, जब से इस मांग को मैंने उठाया है 2016 से लेकर आज 2023 अप्रैल के इस महीने तक, कोई भी कलेक्टर ऐसा नहीं है जो इस जिले में नया आया हो और मैं इस संबंध में उनको जाकर ब्रीफ न किया हूं और पूरा पथन्ना न दिया हूं। यहां तक कि एमसीबी अलग होने के बाद हमने ध्रुव साहब को भी पूरा दिया है और ध्रुव साहब ने भी चिरमिरी के जीएम से, तीनों जीएम से और कमिश्नर चिरमिरी से और एसडीएम, इन लोगों से जवाब मांगा है कि ये डमरू रेड्डी का पत्र है और इस पर क्या कार्रवाई आगे होना है, इसको आप बताओ। तो एक्चुअल में गैप बस इतना आ गया है कि मैं कोई निर्वाचित पद में नहीं होने के कारण मीटिंग में बैठ नहीं पा रहा हूं। तो ये मुद्दा का जो प्रॉपर मॉनिटरिंग है और प्रॉपर उसको आगे बढ़ाने की जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरा ये कोशिश आज भी जारी है। प्रधानमंत्री आवास के घर अगर हल्दीबाड़ी में बन रहे हैं, महुआ दफाई में बन रहे हैं, यहाँ स्टेशन दफाई में बन रहे हैं, सड़क दफाई में बन रहे हैं, तो जब मैं देखता हूँ मुझे खुशी होता है कि मिट्टी का कर्ज चुकाने में हम थोड़ा कुछ काम कर पाए, सही, लेकिन कर पाए। और जब तीर निकल गई है कमान से तो वो तीर जाकर कहीं तो लगेगी। आज अगर 1159 लोगों को पट्टा मिला है तो 11,000 को क्यों नहीं मिल सकता? तो ये मिलेगा और आने वाले दिनों में आशा करते रहना चाहिए और आशान्वित रहना चाहिए मनुष्य को। आने वाले दिनों में कोई एक अच्छे जनप्रतिनिधि जब आएंगे तो उनके साथ मिलकर हम इस मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे। अभी राजीव युवा मितान क्लब के तहत काम चल रहा है, युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। उसकी बारीकियों के बारे में थोड़ा जरा मुझे बताइएगा, क्योंकि ये 2022 को आपका कल्याण विभाग मंत्रालय के द्वारा एक आदेश जारी हुआ था समस्त जिला कलेक्टरों को कि इस पे काम करना एक समिति बना के।
क्या प्रारूप है और कैसे होना चाहिए, आपको कितनी इसके बारे में जो जानकारी है वो थोड़ा मुझे बताएंगे। देखिए, राजीव युवा मितान क्लब छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, जो भी प्रतिभा है वो गांव में, वार्ड में, कस्बों में निखरे, वो लुप्त मत हो जाए। तो जो सुसुप्त अवस्था में हमारे लोगों के जो कला संस्कृति है उसको आगे नहीं बढ़ाया जा पा रहा था, तो हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया और राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसके प्रदेश स्तर पे अध्यक्ष हैं और गवर्निंग बॉडी में भिलाई के विधायक जी हैं श्री देवेंद्र यादव जी, अब वो उसको संचालित कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि उसी परिपालन में कोरिया और एमसीबी जिले में भी राजीव युवा मितान क्लब बना है। थोड़ा दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से गांव के स्तर पे, ग्राम पंचायतों के स्तर पे खेल हुए, महिलाएं दौड़ी, बुजुर्ग भी दौड़े और वो खो खो, कबड्डी, मैराथन सब कुछ हुआ। तो जो हमारी संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम हुआ। कई जगह क्रिकेट भी हुए। तो ये उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक समिति है। वार्ड के ही रहने वाले 15 से ज्यादा लोगों का एक टीम बनाना है। उसमें एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, एक कैशियर होगा और बाकी सदस्य होंगे। उसका एसडीएम आवेदन आया था, एसडीएम साहब के ऑफिस से आवेदन भरे, फिर बाकायदा सबका आधार कार्ड वगैरह लेकर ये चिन्हित किया गया कि ये इसी वार्ड का निवासी है। उसके बाद प्रत्येक वार्डों और प्रत्येक ग्राम पंचायतों के स्तर पर क्लबें बनी हैं और इन क्लबों के माध्यम से इनको साल में 4 बार 25-25 हजार का किस्त आएगा और उन जो समिति है, समिति के निर्णय के अनुसार वो काम होंगे कि जैसे किसी पंचायत में कुछ अलग काम हो सकता है, किसी दूसरे पंचायत में अलग काम हो सकता है, तो ये निर्धारण वो टीम करेगी। तो ये एक मुझे लगता है बहुत अच्छा जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी कुछ उसमें है क्या कि नहीं, जनसंख्या वार्ड की जनसंख्या है या ग्राम पंचायत नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे जानकारी में, मैं जितना जानता हूं उसमें एक ही समिति रहेगी। मतलब एक वार्ड में एक समिति, एक पंचायत में एक समिति। नहीं तो मैं जितना उसमें ध्यान दिया हूँ, कुछ उसमें लिखा, एक पॉइंट लिखा है कि जनसंख्या के आधार पे समितियों का निर्धारण होगा या ऐसा कुछ संख्या का होगा। मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन क्योंकि मैं मोटे तौर पे यही देखा कि हमको पंचायत स्तर पे क्लब का गठन करना है, वार्ड के स्तर पे करना है, तो हमने किया है। और इसके लिए जैसे ग्राम पंचायतों में जनपद के सीईओ को और नगर निगम, नगर पालिका में नगर पालिका के सीएमओ, नगर निगम के कमिश्नरों को ये कहा गया था कि भाई आप इसको मॉनिटरिंग करेंगे और एसडीएम सबके समितियों को अपने हस्ताक्षर से जारी किए हैं। तो मुझे लगता है कि अधिकारी जहां कुछ इस तरह की बातें होंगी तो उनको देखेंगे और उसको ठीक करेंगे। लेकिन सुखद बात यह है कि आम लोगों के लिए भूपेश बघेल जी ने जो ये स्कीम को लाया, इस स्कीम को हम लोग आगे बढ़ा पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हो रहा है और ये पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल है। और ये केवल सरकार के लोगों के लिए ही नहीं, कोई अगर अच्छा गाना गाता है, अच्छा गायक है या अच्छा तबला वादक है या अच्छा मंच मिलना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए। बस एक उचित मंच है, उचित फोरम है जिससे वो अपने प्रतिभा को आगे बढ़ा सकता है। चलिए, बातें तो और भी करनी थी, लेकिन समय की पाबंदी के कारण हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी, चाहे वो तीखे प्रहार हो, चाहे वो कोयले की बात हो, चाहे आपके पक्ष की बात हो, चाहे विपक्ष की बात, बड़े ही सरलता से आपने जवाब दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कोशिश करेंगे कि आपको फिर आमंत्रित करें और कुछ और सवालों के साथ जो आम जनता के सवाल रहेंगे वो आपसे पूछ के और आपके जवाब उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये थे हमारे पूर्व मेयर श्री रेड्डी जी, जिन्होंने तीखे सवालों के भी जवाब दिए, सत्ता पक्ष की कुछ खामियों को भी बताया, क्या विकास की मॉडल होना चाहिए ये भी बताया। खास तौर पे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री विशेष ध्यान दे रहे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर। ऐसा कहना भी लाजमी है, क्योंकि प्रखर वक्ता हैं, अपनी बातों को रखने जानते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ना ध्यान देते हुए एक नेता, एक परिपक्व छवि के साथ जो इन्होंने अपनी बात को रखा है, वो हैं डमरू रेड्डी जी। हम फिर मिलेंगे, आप जाइएगा नहीं, बने रहिए डीडी समाचार के साथ। नमस्कार।